हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपको मालूम है कि अब जो बोर्ड्स के पेपर आते हैं उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन काफ़ी आने लगे हैं, एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग वगैरह वगैरह, जहां कॉन्सेप्ट क्लियर हुए बिना आप बातों को कह नहीं पाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराऊंगा। कई बार ये स्कूलों में डिस्कस नहीं किया जाता, इसलिए आपको कई डाउट्स रहते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं मिलती। तो चलिए शुरू करते हैं आज चैप्टर नंबर 10 का वेव ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। और उससे पहले थोड़ी सी जानकारी, मैंने आपके लिए डिटेल्ड वन शॉट बना दिए हैं, पीवाईक्यू बना दिया, एमसीक्यू, डेरिवेशंस, 30 मिनट की रिवीजन सीरीज, और इन सबको एक ही जगह इकट्ठा कर दिया है जिसका नाम दिया ऑल वीडियो लाइब्रेरी। और ये देखिए चैप्टर के नाम के सामने प्ले बटन का लिंक है, जिस भी प्ले बटन के लिंक को क्लिक करोगे आपका ये वीडियो ओपन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, एग्जाम टाइम में आपका समय बहुत बचता है बेटा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं बनेगा, ये नहीं रहेगा कि अरविंद सर ने ये बनाया है कि नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके इस पे जाइए और एग्जाम टाइम में इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए, जैसे आपका शानदार रिजल्ट आ सके। अच्छा, कई बच्चों का ऐसा रहता है कि वो चाहते हैं कि सर इसका पीडीएफ उनको मिल जाए, तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो बच्चे चाहें लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल, अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अभी एग्जामिनेशन में बहुत कम दिन बचे हैं, तो आपको वही पढ़ना चाहिए जिसके एग्जामिनेशन में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो हम लोगों ने इस बात को देखते हुए क्या किया है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज बना दी है। मतलब इसके अंदर 30 से 35 वो क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने की प्रबल संभावना है। डिट्टो की बात नहीं कर रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि पेपर कोई आउट करा के नहीं बैठता, तो ये नहीं कह सकता सेम क्वेश्चन आ जाएगा, आने को आ भी जाए, कहिए हो सकता ना भी आए। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे और ये फुली सॉल्व्ड हैं। तो ये 30-35 क्वेश्चन पर चैप्टर अगर आप लगा लेते हैं तो समझिए आपका काम बन गया है। और इसके अलावा हम लोगों ने इसके अंदर एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग की स्टडी भी दे दी है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो जो बच्चे चाहते हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन फिजिक्स का लेना, ले सकते हैं, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का, या श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का। सिंगल सब्जेक्ट का लेंगे तो 399 प्लस 10% ऑफ के साथ आपको मिल सकता है। कई बच्चों को लगता है सर 12th पीसीएम या 12th पीसीबी मिल जाता है एक साथ तो ज्यादा अच्छा है, तो उनके लिए बंडलिंग में हम लोगों ने कर दी है 12th पीसीएम, 12th पीसीबी, और आपको इकोनॉमिकल पड़े इसलिए 699 में ही प्रोवाइड करा रहे हैं। फुली सॉल्व्ड है, कहीं सोल्यूशन के लिए भागना नहीं है आपको। और ये अगर आप कर लेते हैं तो कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है, इतने कम समय में ये एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर अपने रिजल्ट में श्योर शॉर्ट प्रदर्शन कर सकें, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। और डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां बाय नाउ का बटन दिखेगा, क्लिक करके बाय कर लीजिएगा। अगर बाय नाउ का बटन नहीं दिखता है तो आई एम इंटरेस्टेड का बटन दिखेगा, जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप पर भी और एसएमएस द्वारा भी। उस लिंक पर पेमेंट करेंगे तो ये कोर्स एक्टिव हो जाएगा। ये इसलिए हो गया है, हो सकता है कि गूगल की पॉलिसी में कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से हो सकता है बाय नाउ की जगह आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा हो। चलिए तुरंत स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है, यानी कि वेव ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। चलिए बात को शुरू करते हैं। व्हाट आर द रीजंस टू बिलीव दैट लाइट इज ए वेव मोशन? क्योंकि न्यूटन साहब बता गए थे लाइट सीधी रेखा में चलती है, तो भाई इसमें वेव नेचर कैसे है, ये कैसे कहोगे? जिसने हमको मजबूर कर दिया ये जानने के लिए, समझने के लिए, मानने के लिए कि भैया वेव वाले गुण इसके अंदर हैं, कि अभी तो लाइट के डुअल नेचर चल रहे हैं, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। तो ये जो फिनोमिना आपके कोर्स में है, इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमिना है जो वेव थ्योरी के बेसिस पे ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। डिफ्रैक्शन ऐसा डिफ्रैक्शन आपके कोर्स में है, ध्यान रखिएगा, कई बच्चों को भ्रम है कि नहीं कोर्स में है, तो डिफ्रैक्शन भी फिनोमिना वेव में ही होता है। और पोलराइजेशन भी एक फिनोमिना है जो अब आपके कोर्स में नहीं है। ये वो फिनोमिना है जिसकी वजह से आप ये गारंटी से कह सकते हैं कि इसके पास वेव नेचर है। किसके पास? लाइट के पास। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। ये देखिए इसमें लिखा है कैन टू वेव फ्रंट्स क्रॉस ईच अदर। ये जो ये येलो कलर कह लीजिए, येलो या डार्क येलो, जो भी रंग आप बेहतर समझेंगे मुझसे, क्या बोलना चाहिए, येलो ही बोल रहा हूं मैं, तो क्योंकि लड़कियां इसमें कह सकती हैं सर येलो नहीं है, खैर जो भी कलर है। तो ये वेव फ्रंट मैंने बना दिए W1 W2 से। देखिए अलग, ये येलो कलर से एक वेव फ्रंट है और एक वेव फ्रंट मैंने बना दी है रेड, समझ लीजिए पिंक रेड जो भी बोले हैं आप, रेड कलर से। ये दो वेव फ्रंट एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसका कारण क्या है कि हमेशा जो रे होती है ना, वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, और रे की डायरेक्शन हमको ये बताती है कि इस डायरेक्शन में वेव चल रही है, यानी एनर्जी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अगर ये एक जगह इंटरसेक्ट कर जाएंगी दो वेव फ्रंट, तो ये देखिए रे भी दो हो गई अलग अलग डायरेक्शन में। तो एक पॉइंट पर एनर्जी जो मूव कर रही है वेव के द्वारा, वो दो दिशाओं में कैसे मूव कर सकती है? ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी भी दो वेव फ्रंट आपस में
कट्टम काट या इंटरसेक्शन नहीं करेंगी। यही बात इसमें लिखी है जो मैंने डायग्रामेटिक रूप से आपको आसान भाषा में करके सिखाने की कोशिश की है। तो बात पकड़ लिए होंगे, वेव फ्रंट कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, दो वेव फ्रंट अलग अलग। अब कह रहे हैं कि लाइट वेव जो इंटर करती है एयर से ग्लास जा रही है, देखिए एयर इनटू ग्लास, हाउ विल द फॉलोइंग बी अफेक्टेड, मतलब एनर्जी में क्या इफेक्ट आएगा और फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव में क्या फर्क आएगा। यहां कुछ एनर्जी थी तो यहां देखिए तो एनर्जी कम हो जाती है। रीजन क्या है, ये रे जो आ रही है हमेशा पूरी तरीके से रिफ्रैक्शन में नहीं जाती है, कुछ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा। तो 100 यूनिट अगर आ रही है, 20 यूनिट रिफ्लेक्ट कर गई, कुछ 2-4 यूनिट एब्जॉर्ब भी हो सकती है जिसका एब्जॉर्प्शन पावर जैसा है, उसके हिसाब से एनर्जी विल डिक्रीज। आप समझ गए। जो रिफ्रैक्टेड, ये जो रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड समझिएगा, ये रेज हैं, इसमें एनर्जी पहले से कम हो जाएगी लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज। तो इस बात को पकड़ के रखिए कि फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एनर्जी विल डिक्रीज बट फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। एनर्जी ये देखिए डिक्रीज करेगी और फ्रीक्वेंसी कोई चेंज नहीं। ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूं, वरना तो उसको ना लिखता समझा दिया था, इसलिए कि कई बच्चे लिखने में तकलीफ होती है उनको, तो वो कम से कम इससे हेल्प ले सकते हैं कि इस तरह से एग्जाम में लिख दिया जाए। समझा तो मैं दे ही रहा हूं। चलिए बड़ी अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर है व्हेन ए वेव अंडरगोज रिफ्लेक्शन, ये देखिए रिफ्लेक्शन एट ए डेंसर मीडियम, ये देखिए डेंसर मीडियम पे रिफ्लेक्शन हो गया, ये इंसिडेंट रेट थी, ये रिफ्लेक्टेड रेट है, तो इसके फेज में कुछ चेंज होता है क्या? तो आंसर है जी हां, जब भी रिफ्लेक्शन होगा डेंसर सरफेस पे पाई का फेज डिफरेंस हो जाएगा। ये जो है यहां पर, ये पाई का फेज डिफरेंस ले लेगा ये। तो ध्यान रखिएगा, जब भी डेंसर मीडियम पर रिफ्लेक्शन होने वाला होगा तो आपकी रेज इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के अंदर पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। पकड़ के रखिएगा, ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि शायद पहले आपने देखे नहीं हो या ध्यान ना दिया हो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब बोल रहे हैं कि इफ ए वेव अंडरगोज रिफ्रैक्शन व्हाट विल बी द फेज चेंज। पहली वाली कहानी थी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट। अब रिफ्रैक्शन में कोई फेस का डिफरेंस चेंज नहीं होता, कोई फेस चेंज नहीं होगा, रिफ्रैक्शन, ध्यान देना वर्ड पे, नहीं उल्टा कहीं कराओ, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। लिखा है मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, ये हो गई आपकी सेपरेटिंग टू मीडिया सरफेस। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन रिमेन्स अनअफेक्टेड, ये देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती, लैम्डा चेंज कर जाती है, दो मीडियम है। ऐसा क्यों होता है, ये सवाल ये पूछ रहा है। बात समझ गए ना? अभी हम लोगों ने डिस्कशन किए थे कि भाई फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, लैम्डा बदल जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जो फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी होती है ये सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। जो सोर्स वेव को निकाल रहा है उतनी ही फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑक्सीलेट कर रहा है, उसी डिस्टर्बेंस जिस फ्रीक्वेंसी से उसमें हो रहा है वही फ्रीक्वेंसी वेव को मिल जाती है। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, जबकि वेवलेंथ मीडियम पे डिपेंड करती है। तो इस तरीके से इस बात को समझ सकते हैं। दूसरी बात ये भी आप जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो दूसरे मीडियम में आएगा तो स्पीड बदलेगी, फ्रीक्वेंसी को बदलना नहीं है तो बदलेगा कौन? लैम्डा ही। तो आप समझ गए होंगे, मीडियम बदलने पर लैम्डा चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी सोर्स का गुण होता है और लैम्डा डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। और जब लैम्डा बदलेगा तो स्पीड बदलेगी, या स्पीड बदली तो लैम्डा बदला, क्योंकि फ्रीक्वेंसी फिक्स है। अच्छा, डिफाइन द टर्म कोहेरेंस फॉर द, अब 2-3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पक्का आ जाते हैं। कोहेरेंस फॉर लाइट वेव, दो सोर्सेस को या दो लाइट वेव्स को कोहेरेंट कब बोलते हैं? कोहेरेंट तब बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, जब इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट बना रहे, या तो जीरो ही हो ही ना। अगर है तो जितना शुरुआत में है उतना हमेशा बना रहे। यही लिखा है कि इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन देम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी डेल्टा फाई या तो जीरो हो या डेल्टा फाई की वैल्यू कांस्टेंट हो, मतलब जो है वो बदले नहीं। तो ऐसे सोर्सेस को आप क्या बोल देंगे? कोहेरेंट सोर्सेस या कोहेरेंट लाइट। बड़ी अच्छी बात है, और इसी पे कुछ हम लोग मथेंगे अभी इसको जिससे आप पकड़ ले पूरी बात। स्टेट द एसेंशियल कंडीशन फॉर टू लाइट वेव्स टू बी कोहेरेंट। भाई दो लाइट वेव्स को कोहेरेंट होने के लिए क्या बातों की नेसेसिटी है? तो 3-4 बातें मैं बता रहा हूं, एग्जामिनेशन में आ जाए तो चिपका दीजिएगा, खैर मैं समझा भी दूंगा। 4 बातें। पहली क्या है? दो वेव्स कॉन्टिन्यूअस एमिशन ऑफ वेव करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वेव निकाली फिर रुक गए, कॉन्टिन्यूअस एमिशन चले। दूसरा, उनमें सेम फ्रीक्वेंसी या सेम वेवलेंथ हो। तीसरा, मेन इंपॉर्टेंट चीज कि उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो या जीरो हो।
और प्रेफरेबली अगर ऐसा हो कि उनके इक्वल एम्पलीट्यूड्स हैं तो और अच्छी बात है, वो कोहेरेंट सोर्सेस कहलाएंगे। तो कोहेरेंट सोर्सेस के लिए मेजरली ये 4 बातें हैं जो मैं आपको याद दिला रहा हूं या बता रहा हूं या पहली बार आप दर्शन कर रहे हैं। ध्यान दे दीजिएगा, वो कॉन्टिन्यूअस सोर्स एमिशन होना चाहिए वेव का, उनमें फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए या जीरो फेज डिफरेंस हो, या और अगर उनके एम्पलीट्यूड्स भी बहुत इक्वल हैं तो बहुत सुंदर बात है। ये नेसेसरी कंडीशन है कोहेरेंट सोर्सेस की, बड़ी टू लाइट वेव्स जब कोहेरेंट होंगी। स्टेट 2 कंडीशन टू ऑब्टेन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। शायद मैंने डायग्राम बनाया है, नहीं बनाया है, यहां पर मैं जल्दी से एक डायग्राम बनाना चाह रहा था, शायद मेरे से रह गया है। देखिए आपको समझाने के लिए कि कई बच्चों को ये मालूम नहीं रहता कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो ये देखिए S1 S2 दो सोर्स लिया है, मान लीजिए यहां पर मैक्सिमा बन रहा है, मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी है, तो समय बदलने के साथ ये मैक्सिमा बदले नहीं। मैक्सिमा है तो हमेशा मैक्सिमा रहे, मिनिमा है तो हमेशा मिनिमा रहे। इस सिचुएशन को हम बोलेंगे सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। तभी आप देख पाएंगे अगर मैक्सिमा बदलने लगे समय के साथ कि अभी मैक्सिमा है अगले क्षण मिनिमा हो गया तो दिखेगा कैसे। इसे ही बोलते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, कि जहां मैक्सिमा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रिलेटेड टू द टाइम, वो चेंज नहीं हो, मैक्सिमा मैक्सिमा रहे, मिनिमा मिनिमा। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा था क्या सवाल, कंडीशंस थी, तो कंडीशन क्या है कि कोहेरेंट होनी चाहिए पहले तो भैया, ठीक, और दूसरी क्या है कि दो लाइट सोर्सेस काफी नजदीक होना चाहिए। ये बीच का जो गैप है ना, ये डी स्मॉलर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आगे चर्चा करेंगे अगले सवाल में। अभी ये कंडीशन हो गई, तो कंडीशन क्या है कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए आपको जो होता है, मैंने समझाया सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स हो और ये डी की वैल्यू, सेपरेशन बिटवीन टू सोर्सेज मस्ट बी वेरी स्मॉल, स्मॉल डी की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। अगली बातचीत देखते हैं। यहां पे देखिए डायग्राम बनाया था, पहले पे भूल गया, शायद आपको बना दिया, लेकिन व्हाट हैपेंस टू द इंटरफेरेंस पैटर्न इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेज वेरीज कॉन्टिन्यूअसली। अब कह रहा है कि ये S1 S2 में फेज डिफरेंस लगातार बदलता रहे तो इंटरफेरेंस पैटर्न का क्या होगा। अरे कद्दू, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर आपको अभी समझाया अगर फेज डिफरेंस लगातार बदल रहा है तो जिस, मान लीजिए कभी यहां मैक्सिमा बना, अगले ही क्षण यहां मिनिमा बन सकता है। तो इतनी जल्दी जल्दी चेंज होता है कि वो इंटरफेरेंस जो पैटर्न है उसको आप ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, यानी कि इंटरफेरेंस नहीं होगा, दिखाई नहीं पड़ रहा है तो इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, तो होगा क्या, लाइट एकदम एवरेज लाइट हो जाएगी। लाइट जैसे कि एक कमरे में एक 100 वाट का बल्ब लगाते हो, दूसरे कमरे में वही कंपनी का 100 वाट का लगा दो तो 200 वाट की एनर्जी पावर मिलने लगती है आपको, वही हो जाएगा लाइट और बढ़ जाएगी, इतनी सी बात है। तो ये यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन इज सीन ऑन द स्क्रीन, मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाएगा। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगली बातचीत देखते हैं, वाई आर कोहेरेंट सोर्सेज नेसेसरी टू प्रोड्यूस ए सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। फिर वही लॉजिक कि ये S1 S2 जो हैं इनके बीच, इनको कोहेरेंट होना चाहिए इंटरफेरेंस होने के लिए। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है वही वो इसको मदद करेगा कि यहां अगर मैक्सिमा बना है तो टाइम बीते लेकिन मैक्सिमा बदले नहीं। तो जब मैक्सिमा बदलेगा नहीं तो आराम से हम देख लेंगे यहां मैक्सिमा बना है कहीं मिनिमा बना है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, कोहेरेंट सोर्सेज ये नहीं हुए, तो मैक्सिमा अगले क्षण मिनिमा, अगले क्षण मैक्सिमा या कुछ भी बन सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि आपको कोहेरेंट सोर्स मिले। तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा डू नॉट चेंज विद टाइम। देखो क्या इंश्योर कर रहा है, कोहेरेंट सोर्सेज होना ये इंश्योर करता है कि मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं बदलेगी, जिससे आप इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्टेन कर लेंगे और आसानी से देख पाएंगे। एकदम घुस के समझते रहिए। अच्छा अगली बात, हाउ इज फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ मतलब फ्रिंज की चौड़ाई। इसके फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू डी लेमडा अपॉन डी। इसका डेरिवेशन अब कोर्स में नहीं है, फॉर्मूला और न्यूमेरिकल आएंगे। ऑफ एन इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अफेक्टेड इफ द टू स्लिट्स आर ब्रॉट टू क्लोज टू ईच अदर। ये S1 S2 को, ये डी जो है, अगर आप ये डी को अगर घटा देवें तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। आप देखिए ना, डी घटाओगे तो बीटा बढ़ जाएगा। इसके बाजू में लिख दो, डी घटा रहे हो तो बीटा विल इंक्रीज। ही नीचे मैंने लिखा होगा, ये देखिए फॉर्मूला होता है, ये मैंने दोबारा लिख दिया है, डी लेमडा अपॉन डी। अगर आप डी को कम कर रहे हो, स्मॉल डी, ये देखिए कैपिटल डी होता है, स्क्रीन उसका इतना तो आपको पढ़ ही लिए हो गया, और स्मॉल डी होता है दोनों स्लिट्स के बीच का
डिफरेंस, वो अगर घटाते हो तो बीटा इंक्रीज कर जाएगा, यानी फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में टपक जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। ये जल्दी से जो आप देख रहे हैं इससे और ज्यादा पुख्ता हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स आपके। अब मजेदार चीज जो पिछले से बच्चे भ्रम की गलती कर देते हैं, बहुत सुंदर गलती, बहुत बेकार गलती मतलब व्हाई शुड वी हैव ए नैरो सोर्स टू प्रोड्यूस गुड इंटरफेरेंस पैटर्न। अब ये जो स्लिट्स होती हैं ये इसकी विड्थ की बात हो रही है, इनके बीच का सेपरेशन नहीं। स्लिट जो है वो कितनी चौड़ी है। तो आपको जब इंटरफेरेंस पैटर्न की बात की जाती तो ऐसा समझाया जाता था कि आप एक कागज का टुकड़ा ले लीजिए, हार्ड पेपर टाइप, उसमें ब्लेड से काटिए। तो अगर आप ब्लेड से नहीं काटेंगे उसको स्लिट बन जाएगी। तो अगर ब्लेड से नहीं काटते हैं, मान लीजिए कुरेदकर मोटा छेद कर देते हैं, तो वहां इंटरफेरेंस आपको नहीं मिलता है। कारण क्या होता है कि अगर ये देखिए पतली सी यहां पर विड्थ है इसकी, एकदम ऐसी विड्थ, ये बहुत मोटी बन गई, बहुत पतली। अगर इसी की जगह इतनी चौड़ाई विड्थ कर दोगे जहां से लाइट निकलनी है, तो इसमें ऐसी पतली वाली कई सारी आ जाएंगी ना, ज्यादा मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं। और ये आपस में, इन दोनों में आपस में इंटरफेरेंस पैटर्न जगह जगह अलग अलग बना देंगी। भाई ये दो हैं जैसे स्लिट्स, देखिए ऐसे, देखिए देखिए ना ऐसे, ये तो तीन ही बना पाए, बहुत सारी बन जाएंगी। तो इससे भिड़ के पता लगा मैक्सिमम बन रहा है, और ये दोनों भिड़ गई आपस में तो मिनिमा बना दिया। तो आपको कुछ दिख भी नहीं करेगा। इंटरफेरेंस पैटर्न क्या करेंगे, कोइंसाइड कर देंगे। स्लिट 1 का फोटो बना यहाँ है, स्लिट 2 का, इसलिए स्लिट की जो विड्थ है जिसे ओमेगा से दिखाते हैं या W कह दीजिए आप, उससे दिखाते हैं, वो कम होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द इंटरफेरेंस पैटर्न। मेरे ख्याल से मैंने समझाने की बेहतर कोशिश की है। ये लिखा भी है, जो मैं इसको नहीं बोल रहा हूं क्योंकि बाकी समझा दिया कि आप इंटरफेरेंस पैटर्न ओवरलैप कर जाएंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी स्लिट से। ये एक मोटी स्लिट के अंदर कई सारी पतली पतली स्लिट्स आप समझ सकते हैं जो भिड़ जाएंगी आपस में, और कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा, तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा आपको यूनिफॉर्म एलिमिनेशन दिखाई पड़ेगा। तो अगली बात, व्हाई इज इंटरफेरेंस पैटर्न नॉट अफेक्टेड व्हेन द टू कोहेरेंट सोर्स आर फार अपार्ट। तो वाई इज इंटरफेरेंस पैटर्न नॉट डिटेक्टेड, सॉरी वही मैंने सोचा इफेक्ट तो पढ़ना चाहिए, डिटेक्ट नहीं होगा अगर ये डी स्मॉल डी है ना, फार अपार्ट, क्या लिखा है, नॉट व्हेन टू कोहेरेंट सोर्सेस आर फार। ये जो डी की वैल्यू है अगर आप इसको बढ़ा दें, अब तो कह रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न आपको दिखाई नहीं पड़ता या आप पकड़ नहीं पाते। समझ गए आप, बी होता है डी लैम्डा अपॉन डी। अगर आपने डी को बढ़ाया तो बीटा विल बी वेरी लेस। तो फ्रिंज विड्थ बीटा है बेटा, तेजी से लिख रहा हूं, बीटा है ये, तो बीटा बहुत कम हो जाएगा, यानी फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई कहीं कम हो जाएगी, तो दिखाई कैसे पड़ेगी। कोई चीज अगर बहुत ही पतली हो गई है तो आप देख ही नहीं पाएंगे। यही कांड होता है, बीटा होता है डी लैम्डा अपॉन डी, और बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। इफ यू आर इंक्रीजिंग डी दैट मींस बीटा इज डिक्रीजिंग, इसलिए आपको दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फ्रिंजेस फॉर्म्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको YDSC एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ये आप जानते होंगे मेरे ख्याल से, नहीं जानते तो याद कर लीजिए, ऐसे भी एग्जाम में लिख के आ जाता है इन YDSC फलाना, तो YDSC मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बड़ी अच्छी बात। इफ द apparatus is immersed in water, कह रहा है इस पूरे सिस्टम को पानी में डुबो दो, पानी में डुबकी मरवा देंगे तो इसकी जो फ्रिंज फॉर्म हो रही हैं उस पे क्या फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा साहब, देखिए क्या फर्क पड़ता है। देखिए बीटा की वैल्यू होती है डी लैम्डा अपॉन डी, जब इसको पानी में डुबकी मरवा दोगे तो मीडियम बदल दिया है आपने, पानी कर दिया है, तो पानी में लैम्डा बदल जाएगी क्योंकि लैम्डा मीडियम पे डिपेंड करती है। तो अब वेवलेंथ इन वाटर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन म्यू, बदल गई ना, तो लैम्डा हो गई छोटी म्यू टाइम्स, तो ये बीटा भी डिक्रीज कर जाएगी। भाई लैम्डा छोटी हो गई देखिए, और इसलिए ये आपकी डिक्रीज करके कितनी टाइम्स डिक्रीज की, अगर इससे रिलेशन निकाले तो जो यहां लिख देना चाहिए था मुझे, बीटा डैश की हो जाएगी पहले बीटा से म्यू टाइम्स कम। ये इस तरह से न्यूमेरिकल बन सकते हैं या लॉजिक पकड़ पाए आप। पहले जो फ्रिंज विड्थ थी उससे म्यू टाइम्स घट जाएगी पानी में डालने पर। ये पूरे सिस्टम को पानी में डुबकी मरवा दी गई है, तब के हालचाल पूछ रहे हैं ये। अगली बात, स्टेट द एसेंशियल कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टू अकर। अब कई बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि भैया डिफ्रैक्शन कोर्स में नहीं है, फिर से याद दिला रहा हूं डिफ्रैक्शन कोर्स में है, छोड़ने की गलती ना करें। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स व्हेन द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल और अपर्चर इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब जो देखिए लाइट जब जाती है ना, इसमें जो आप ऑब्स्टेकल लगाते हैं इस वेवलेंथ की ऑर्डर का होना चाहिए, तब आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। वरना आप कोई बड़ा ऑब्स्टेकल लगा देंगे तो वहां तो लाइट रुक जाएगी। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, डिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट का डेविएट हो जाना, मुड़ना,
कि यहां से कोई चीज एकदम बिल्कुल सरल भाषा में ऐसे लाइट जा रही है, पड़ गई और ऐसे घूम गई, ज्यादा घुमा दिया मैंने, इस पे कंट्रोल जेड होता नहीं है, इरेज करना पड़ेगा। तो आप इसको मैं कर ही देता हूं, चलो ये इसको हटाया और फिर ये पी मारा। अब यहां पे देखिए सीधी जानी चाहिए थी, ये थोड़ी अंदर की तरफ आ जाती, ऑब्स्टेकल की तरफ शैडो एरिया में मुड़ जाती है। इस फिनोमिना को आप बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन मोटे तौर पे अगर फील करना चाहें तो क्या है, एक रे जो चल रही है उसका मुड़ जाना किसी ऑब्स्टेकल द्वारा अगर सामने पड़ जाए तो। वरना आप सोचेंगे भाई रिफ्रैक्शन में भी तो मुड़ जाती है, वो भी डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो नहीं, कोई ऑब्स्टेकल लगाया है, उससे लड़के वो मुड़ गई है, तो वो डिफ्रैक्शन। ये फिनोमिना प्रोमिनेंटली कब दिखता है, जो ऑब्स्टेकल या रुकावट अगर इसकी वेवलेंथ के ऑर्डर की है तो ये फिनोमिना प्रोमिनेंटली दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। आप एक रेजर ब्लेड लेके भी कर सकते हैं, मैंने अपने वन शॉट में बताया है, एनसीईआरटी में दिया भी है, आप उससे आप देख सकते हैं खुद ही एक्सपेरिमेंट करके। खैर अगली बात, हाउ डज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन फ्रिंजेस इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, एक स्लिट के डिफ्रैक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, चेंज व्हेन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल्ड। जो स्लिट है ये देखिए, अगर इसको हम बढ़ा दें, ये डी कह रहे थे ना, अब हमने 2D कर दिया, क्या लिखा, डबल कर दिया, हाँ डबल कर दिया है, तो ये थीटा पर क्या फर्क पड़ेगा। ये थीटा जहां भी एंगुलर सेपरेशन की बात करें तो आप देखेंगे यहां पर, इसके ऊपर ही लिख दिया मैंने, आपको दिखाई पड़ रहा नहीं दिखाई पड़ रहा मालूम नहीं, इसको हटाना पड़ेगा भाई, नहीं आपको दिखाइए नहीं पड़ेगा इतना करने चलेगा मेरे ख्याल से, आ जाओ पेन पे। तो ये देखिए एंगुलर जो सेपरेशन होता है बेटा ये जो थीटा है ये वैल्यू होती है बीटा अपॉन डी या लेमडा अपॉन स्मॉल डी। ये कहीं भी इसमें जो ये जो मामला है, ये when the d between the slits and screen is doubled, the angular separation theta remains unchanged। यहां पर देखिए ये वैल्यू आती है लेमडा अपॉन स्मॉल डी, इससे कंफ्यूज मत कर जाना। तो अगर आप स्क्रीन को बढ़ा घटा भी दोगे तो लेमडा अपॉन स्मॉल डी में कोई फर्क नहीं हुआ, इसलिए थीटा एंगुलर सेपरेशन कोई फर्क नहीं। एंगुलर सेपरेशन का मामला समझते हो ना, खैर अब पूरा पढ़ाना तो मुश्किल है छोटी से वीडियो में। ये कोई यहां पर मान लीजिए फ्रिंज बन रही है, तो ये जो आप देखते हो ऐसे कह लीजिए, ये थीटा कह लीजिए, या यहां से आप देख लीजिए थीटा कितना बन रहा है, ये एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स हो जाती हैं। तो वो बात यहां पर रहती है डिफ्रैक्शन पैटर्न में। उम्मीद है बात पकड़ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसका इस्तेमाल करके अपने रिजल्ट में 4 चांद लगा सकते हैं, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की पूरी सीरीज को देख डालिए, बहुत छोटी सीरीज है, कम समय लगा रही है और आपके रिजल्ट में बहुत फायदा करेगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।